रेवेन्यू आउटलुक पर ही चर्चा करेंगे। पहली तिमाही में जो नतीजे आए उस पर आपका क्या नज़रिया रहेगा, और आउटलुक डिमांड एनवायरनमेंट कैसी है ऑन ग्राउंड, और रेवेन्यू टॉप लाइन ग्रोथ कैसा दिखेगा अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए? हम लोग अर्निंग्स ग्रोथ से सरप्राइज नहीं थे। हमने लास्ट टाइम क्वार्टर 4 के अर्निंग्स कॉल पे भी बोला था कि ये क्वार्टर एक अनॉमली है और अगले क्वार्टर से हम लोग वापस ग्रोथ पे आएंगे। सो हम लोग इस ग्रोथ से सरप्राइज नहीं थे। अ, अभी अभी जो ग्रोथ है वो हमारे 3 सेगमेंट्स में मेनली आया है। बीएफएसआई, टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड कम्युनिकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। एंड तीनों सेगमेंट में ग्रोथ काफ़ी सारे कस्टमर्स के क्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इसलिए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये मोमेंटम क्वार्टर 2 में भी कंटिन्यू करेगा और शायद उसके आगे भी। तो इसके मायने क्या निकाले जाएं? तो क्या हम ये मान के चलें कि FY25 में डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद की जाए, या कम से कम FY26 तक तो की ही जाए? एक क्वार्टर की ग्रोथ के बेसिस पे इतना एक्सटेंड करना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम लोग अभी अगले क्वार्टर के लिए हम लोगों ने अभी बताया है कि अगले क्वार्टर में मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल एनवायरनमेंट बिजनेस का जो है वो अभी भी वैसा ही बना हुआ है जैसे लास्ट ईयर था। सो उस एनवायरनमेंट के चलते इससे ज़्यादा आगे प्रिडिक्ट करना या फोरकास्ट करना थोड़ा मुश्किल है। उम्मीद यही है कि शायद ये ग्रोथ कंटिन्यू करे और शायद ये डबल डिजिट में भी ट्रांसलेट हो, पर अभी ये कहना मुश्किल है। अभी हम इसको सिर्फ अगले क्वार्टर तक के लिए ही एक्सटेंड कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तो नज़रिया था आउटलुक को लेकर FY25 और 26 के रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर। लेकिन इन पर्टिकुलर BFSI सेगमेंट की बात करते हैं। BFSI सेगमेंट का ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा पहली तिमाही में। क्या आप हमें बता सकते हैं इस सेगमेंट का आउटलुक कैसा रहेगा, और क्या सस्टेनेबल ग्रोथ लेवल है BFSI सेगमेंट के लिए? BFSI हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेगमेंट रहा है बहुत सालों से, और हम लोग अपने कस्टमर्स के बहुत करीब हैं इस सेगमेंट में। जब कस्टमर्स अपना कॉस्ट टेकआउट और वेंडर कंसोलिडेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं लास्ट ईयर से, उसमें हम लोग थोड़ा वेल पोजीशनड है। साथ ही साथ हमने इस सेगमेंट में ये भी देखा है कि जो कुछ कस्टमर्स ने अपना प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स लास्ट ईयर थोड़ा होल्ड पे रखे थे, उन लोगों ने वो प्रोजेक्ट्स अब वापस चालू करना शुरू कर दिया है, एंड उसमें भी हमारे को उसका बेनिफिट आता हुआ दिख रहा है। और तीसरे, अभी भी बिकॉज पिछले 1 साल से थोड़ा इसमें स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट कम था कस्टमर्स की तरफ से। सो अब उनको अपना रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में वो स्पेंड करना अब जरूरी है। इसलिए जो एक बदलाव हम देख रहे हैं वो ये है कि जो कॉस्ट सेविंग्स कस्टमर्स अपने कॉस्ट टेकआउट डील्स वगैरह से जनरेट कर रहे हैं, वो सेविंग्स अब वो लोग अपने हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, आपसे नजरिया मार्जिन्स पर भी लेना चाहूंगी। मार्जिन्स कमजोर रहे पहली तिमाही में, आउटलुक क्या रहेगा मार्जिन ग्रोथ को लेकर, और क्या मार्जिन्स पर ग्रोथ से ज्यादा फोकस रहेगा पूरे साल के लिए? जहां तक मार्जिन्स का सवाल है, हम लोगों ने अपना मार्जिन इंप्रूवमेंट के ऊपर जो फोकस लास्ट ईयर से चालू करा हुआ है वो अभी भी चालू है, और हम लोग उस फोकस के चलते अपना मार्जिन इंप्रूव करने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं। उसका थोड़ा रिजल्ट हमारे को इस क्वार्टर में दिखाई पड़ रहा है, पर साथ ही साथ इसका ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा जब ग्रोथ थोड़ा और आगे बढ़ेगा। अगर ग्रोथ वापस आ जाता है तो मार्जिन का इम्प्रूवमेंट भी उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर नहीं आता है उतनी ज़्यादा तेजी से ग्रोथ, तो थोड़ा जर्नी मुश्किल रहेगी, बट फिर भी जर्नी तो रहेगी और हम लोग उस तरफ बढ़ेंगे। हम लोग अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट हैं कि हम अपना मार्जिन इंप्रूव कर पाएंगे आगे चलते हुए। अगर हम डील विंस की बात करें तो वहां पर भी हमें नरमी नजर आ रही है। तो क्या ये बस कुछ समय की बात है, या वाकई थोड़ा सा उस फ्रंट पे थोड़ी चिंताएं हैं? आपने बिल्कुल सही कहा
कि ये डील विंस एक क्वार्टर में देखना थोड़ा गलत है, क्योंकि डील विंस, ये कोई भी डील्स जो होते हैं इनको डिस्कशन स्टार्ट करने से डील साइन होने तक कई महीने का टाइम लगता है। उसमें एग्जैक्टली एक क्वार्टर में उसको टाइम करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोग इस पैरामीटर को ईयर ऑन ईयर ही ज्यादा सावधानी से देखते हैं। डील एक्टिविटी के हिसाब से अगर हम देखें तो डील एक्टिविटी अभी भी वैसे ही बना हुआ है जैसे लास्ट ईयर था। सो हम लोग अभी भी हम लोग पूरी तरह से उम्मीदवार हैं कि ये डील एक्टिविटी अभी भी चालू है। साथ ही साथ जो ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स थोड़ा बहुत कस्टमर्स वापस करना शुरू कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक बड़ी डील की तरह से ही करके आए। वो जहां काम चल रहा है वहां पर भी थोड़ा बहुत एड ऑन होता रहता है। सो इसलिए ग्रोथ जो है वो डील विन और रैंप अप दोनों तरफ से आ रहा है, एंड वो ग्रोथ हम उम्मीद कर रहे हैं कि चालू रहेगा आगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर हमसे इस चर्चा में भाग लेने के लिए, और इसके साथ ही कारोबार के तमाम पहलुओं पर खुलकर बातचीत करने के लिए आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके कारोबार के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो LTI माइंडट्री हमने कल भी देखा कि अच्छी तेज़ी नज़र आई थी। आज भी हम यहाँ पर हरे निशान में कारोबार होता देख रहे हैं। और इन सब के बीच में जतिन, मैं आपके पास आना चाहूँगा। LTI माइंडट्री, आपने मैनेजमेंट की तमाम बातें सुनी, बाकी और भी पहलुओं को हमने सामने रखा, कैसा लग रहा है आपको? माइंडट्री की मैं बात करूँ तो ट्रेंड तो बहुत ही अच्छा खासा पॉजिटिव है। इनफैक्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में डिस्पाइट दी वीकनेस इन दी ओवरऑल निफ्टी या तो ब्रॉडर मार्केट, ये अपने गेन्स जो है वो थोड़े बहुत होल्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये जो रिजल्ट का रिएक्शन है या तो फिर ओवरऑल आईटी सेक्टर में जो पॉजिटिविटी है उसके चलते आई थिंक LTI माइंडट्री में एक अगर जो डिप भी आता है तो हमें लगता है कि बहुत शैलो डिप आएगा अराउंड 5700 5650, और वहां से फिर से ऊपर की तरफ ही अराउंड 6000 6100 के लेवल्स तक कंटिन्यू कर सकता है अपनी रैली। इसके लिए अगर जो जस्ट इन केस के अगर जो डिप आता है तो वो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए। ट्रेंड पॉजिटिव है, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन ओवरऑल अभी कोई साइंस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। तो ये राय थी LTI माइंडट्री पर। अगर कोई डिप आता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी और ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। इसके अलावा मेटल काउंटर्स पर भी नजर डालते हैं। निफ्टी मेटल इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो जिंदल स्टेनलेस करीब 5.5 से 6% की गिरावट यहाँ पर है। टाटा स्टील और NMDC में भी 4.5 से 5% की गिरावट नजर आ रही है। प्रदीप, आपसे पूछना चाहूंगी, निफ्टी मेटल इंडेक्स में जो कमजोरी पिछले कुछ दिनों से दिखी है वो आज भी बरकरार है। इंडेक्स पर आपकी क्या राय रहेगी? और टॉप 3 लूजर्स पर भी अपनी राय दीजिए, जिंदल स्टेनलेस, टाटा स्टील और NMDC। तो निफ्टी मेटल इंडेक्स ने पिछले कुछ दिनों से रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस शुरू कर दिया था। इनफैक्ट 34 DMA का जो रेजिस्टेंस हम एक शॉर्ट टर्म के सपोर्ट के तौर पे क्लोजली ट्रैक करते हैं, ये सपोर्ट इसमें 10 जुलाई को ही टूट गया था और ये फिर इसके नीचे सस्टेन कर रहा था। तो हम इसमें वीकनेस है वो एक्सटेंड होने का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, और यहाँ पे जो डाउनसाइड टारगेट हम वॉच आउट कर रहे हैं वो 90 to 20 का है, 9220 का, जहाँ पे इसकी 20 हफ्ते की मूविंग एवरेज है। तो करीबन और थोड़ी सी 1-8% की और फॉल आने पे ही इसका नेक्स्ट सपोर्ट आएगा। तो यहाँ पे व्यू नेगेटिव हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर टाटा स्टील की बात करें तो इसने निफ्टी मेटल इंडेक्स को भी अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि यूके के इलेक्शन के बाद जो इसके यूके के एसेट के कंसर्न बने थे उसके हिसाब से इसने ऑलरेडी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। आज के सेशन में ये अपना इम्पोर्टेंट सपोर्ट प्रीवियस था 158 160 का सपोर्ट बेस भी चैलेंज कर रहा है, उसको तोड़ रहा है। तो अगर 158 के नीचे ये सस्टेन करता है तो फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट आएगा वो 154 का आएगा। तो यहाँ पे भी ये 154 के नेक्स्ट डाउनसाइड टारगेट के लिए इसको शॉर्ट साइड में होल्ड किया जा सकता है। अगर जिंदाल स्टेनलेस की बात करें तो यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट इमीडिएट जो सपोर्ट था इसका प्रीवियस लो जो 12 जुलाई को बना था 765 का, ये ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे भी फॉल एक्सटेंड हो सकता है और ये अपने नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन है 716 720 वहाँ की इसकी ओर जा सकता है। अगर तीसरे जो स्टॉक NMDC की बात करें तो इसमें इस हफ्ते करीबन 6.5% की एक स्टीप गिरावट बनी है। नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट हम मुझे दिख रहा है वो इसका 200 DMA का आएगा, जो 217 218 के आसपास आएगा।
तो 5 to 7% का करेक्शन और यहाँ पे भी एक्सटेंड हो सकता है एनएमडीसी में। आई थी मेटल स्टॉक्स पर, इसके अलावा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर नजर डालते हैं। करीब 3 से 4% की गिरावट इस स्टॉक पर दिखी है। इसके नतीजे आए थे